मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9 विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव। इससे पहले भी आप लोग विशेषण पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से विशेषण आपको समझ में भी आता है। तो विशेषण देखिए होता है क्या, जब हम किसी की कोई खूबी बताते हैं, किसी के कोई दोष बताते हैं, तो ये होते हैं विशेषण। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषताएं अच्छे और बुरे दोनों रूपों में भी हो सकती है। जैसे हम अगर किसी को कहें कि वो बहुत चालाक लड़का है, तो ये उसका एक गुण है चालाक होना। और अगर हम कहें कि वो बहुत सुंदर लड़की है, तो ये भी उसका एक गुण है, अर्थात ये भी विशेषण में आएगा। ठीक है, तो विशेषण यानी जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का तात्पर्य होता है विशेषता बताने वाला, अर्थात जो शब्द विशेष की विशेषताओं को इंगित करे। विशेष वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष कहलाता है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर हैं, तो हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति विविधता में एकता को समाहित किए हुए है। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वो विविधता में भी एकता है, तो ये कहलाती है भारतीय संस्कृति की विशेषता। अर्थात भारतीय संस्कृति यहाँ पर विशेष हो जाएगा और विविधता में एकता की जो है वो विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या गुण दोषों की जानकारी देते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंची एवरेस्ट पर्वत चोटी, विशाल हिमालय पर्वत, विस्तृत गंगा नदी। या इसी परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की गुण दोष रूप संख्या मात्रा आदि विशेषताओं को वर्णित करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ये जो गुण दोष रूप संख्या मात्रा बताई गई है ये विशेषण के भेद होते हैं। उन्हीं भेदों के यानी अलग अलग रूप में विशेषण होते हैं, उन्हीं भेदों के आधार पर हम विशेषण की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप संख्या मात्रा आदि विशेषताओं को वर्णित करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ओके, अब विशेष्य देखिए क्या होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे वो लंबी लड़की है, उपयुक्त वाक्य में लड़की संज्ञा शब्द ही विशेष्य और विशेषण उसकी लंबाई है। ठीक है, आगे देखिए विशेषण के भेद। हिंदी भाषा में विशेषण निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। अभी ऊपर की परिभाषा जो हमने बताया था कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप संख्या मात्रा आदि विशेषताओं को वर्णित करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषण के भेदों के आधार पर ही विशेषण की परिभाषा बताई गई थी। तो देखिए गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक विशेषण। इस तरह से विशेषण के 6 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार रूप रंग अवस्था आदि का वर्णन करते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह शेर कितना खूंखार है, सरसों के पीले फूल अच्छे लगते हैं। ये होते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी उसके गुणों की विशेषता। मोर का पंख कितना सुंदर लगता है, ये मोर के पंखों की विशेषता बताई जा रही है कि मोर का पंख कितना सुंदर लगता है। सीता एवं गीता दोनों बहनें हैं, सीता पढ़ने में तेज़ है और गीता को नृत्य का शौक है। यहाँ पे दोनों की विशेषता बताई जा रही है कि सीता जो है वो पढ़ने में तेज़ है और गीता को नृत्य का शौक है, यानी उसके गुणों की यानी गुण, वो गुण जो अच्छे हैं, दोष नहीं है बल्कि गुण है। देखिए अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम उसके
दोष देखते हैं, उसके गुण देखते हैं, उसके आकार देखते हैं, दिशा, काल, स्वाद, स्थान, रंग, ध्वनि, दशा, अवस्था, स्पर्श, गंध, स्थिति, इन सारी चीज़ों को हम गुणवाचक विशेषण की सूची के अंतर्गत रखते हैं। आ रहा है समझ में? नहीं कुछ समझ में आता, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 11 लड़के मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरी 4 बहनें हैं। यहाँ पे विशेषता के रूप में हमें संख्या का बोध हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण देखिए क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल की जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने 5 किलो आम खरीदे, यहाँ पे हम उसकी मात्रा बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, तो ये कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। मेरी माँ ने मुझे मेला देखने के 50 रुपये दिए, यहाँ पे कितने रुपए की बात की जा रही, 50 रुपये, यानी उसकी मात्रा बताई जा रही है, तो ये कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक यानी सर्वनाम शब्दों से भरे हुए लेकिन संकेत करते हुए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संकेत करते हो वो सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर के उनकी विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, इसीलिए इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यानी संज्ञा की हुई है, संकेत करते हैं। जैसे जो पीले रंग की साड़ी पहने हैं वे मेरी माँ है, यानी पीले रंग की साड़ी पहने हैं, इशारा किया जा रहा है जो, यानी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया, वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग है, मेरी माँ है, तो ये कहलाते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण देखिए क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी जो शब्द व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को, जो शब्द व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो व्यक्तिगत संज्ञा का संबंध किसी वस्तु के साथ जोड़ देते हैं। जैसे भागलपुर चादर बहुत मशहूर है, चादर वस्तु है लेकिन भागलपुर एक विशेष जगह का नाम है, तो भागलपुर का नाम चादर से जोड़ दिया गया। यानी व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताते हैं। काबुली चना खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। चना तो खाने, चने की बात होती तो सही, लेकिन कौन सा विशेष नाम बता दिया गया कि काबुली चना जो है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो ये कहलाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे देखिए प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिसमें प्रश्नों को पूछा जाता है, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ पूछने की बात होती है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ पूछने की बात होती है उन्हें हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि एक
तुम्हारा यानी किसी सर्वनाम के विषय में पूछा जा रहा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तुमने सारे प्रश्न याद किए। यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी विशेषता बताई जा रही है कि तुमने सारे प्रश्न याद किए, तो ये कहलाता है प्रश्नवाचक विशेषण। ओके, तो आपको समझ में आया कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक और प्रश्नवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं आपको बताया मैंने, और इन गुणवाचक विशेषणों की सूची में कई गुण आते हैं, इसलिए यहाँ पे उनकी सूची तैयार की गई है। आप इसको पहले पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे गुण होते हैं। गुण भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो ये सारे गुण यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि परिमाणवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक और उसके बाद प्रश्नवाचक विशेषण। अब आगे देखिए विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है? आज वर्तमान युग में वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान सभी की तुलना की जाती है। इसी प्रकार विशेषणों की तुलना भी अनिवार्य है। तुलनात्मक आधार पर विशेषणों की तुलना निम्नलिखित 3 आधारों पर की जा सकती है। सबसे पहले मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? देखिए, जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, उसकी तुलना नहीं की जाती है, तब उस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री, यानी जब विशेषण का प्रयोग उसी रूप में किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे तेज़, तेज़ शब्द कि वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो तेज़ जो है वो मूल अवस्था विशेषण के मूल रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी हम कहें कि श्याम रेयाम से अधिक तेज़ है, तो ये विशेषण की अवस्था चेंज हो जाएगी, यानी वो उत्तरावस्था आ जाएगी, जिसमें उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है। और उत्तमावस्था यानी श्याम से यानी सभी बच्चों से सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे हमने उसको उत्तम बता दिया है, तो ये उसकी उत्तमावस्था हो जाएगी। अर्थात उत्तमावस्था के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना की जाती है तथा किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि राम सभी बच्चों में सबसे अच्छा है या सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो ये कहलाती है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था वो कहलाती है जो विशेषण का मूल रूप होता है। उत्तरावस्था में 2 या 2 से वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उत्तमावस्था में उसको सबसे उत्तम बता दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिए कि हेमा मालिनी कुशल नृत्यांगना है, यहाँ पे उनकी केवल विशेषता बताई गई। अब यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि रमेश का घर मेरे घर से छोटा है, यहाँ पे अपने घर से कंपैरिजन किया गया और यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ बता दिया गया कि अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। ठीक, आगे देखिए विशेषण की अवस्था के रूप परिवर्तित, यानी विशेषण की जो अवस्थाएं होती है उनके रूप भी परिवर्तित किए जाते हैं। जैसे अधिक या सबसे अधिक का प्रयोग करके संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर, यानी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था यहाँ पे आप देख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया, क्लास 7 में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि उत्तरावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था क्या होती है और मूलावस्था क्या होती है। यहाँ देखिए तर या तम लगाकर भी बनाया जाता है, यहाँ पे तो आपको समझा दिया गया है अधिक या सबसे अधिक का प्रयोग करके। ये फर्स्ट वाले में आपको इसमें समझाया गया है कि क्या मूलावस्था होती है, क्या उत्तरावस्था होती है, क्या उत्तमावस्था। लेकिन इसमें हम तर और तम सिर्फ लगाकर भी परिवर्तन कर सकते, जैसे तेज़ है तो तेज तर, तेज तम, ठीक है। वीर है वीरतर, वीरतम, अच्छा उच्चतम, उच्चतर, ठीक है। तीर उत्तर, तीव्रतम, ये हम तम और तर का भी प्रयोग करके इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, आगे देखिए विशेषण शब्दों के रूपांतर के प्रकार। विशेषण शब्दों के रूपांतर कैसे होता है, यानी जो विशेषण शब्द हैं उनको कैसे परिवर्तित किया जाता है, किन रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी विशेषण शब्दों का रूपांतर 3 प्रकार से किया जाता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण।
लिंग के कारण कैसे होता है, जैसे मीतू का छोटा भाई परीक्षा में अव्वल रहा, लता की छोटी बहन ने साइकिल प्रतियोगिता जीती। ठीक है, लिंग के कारण परिवर्तन हुआ। जितेंद्र ने हरी शर्ट खरीदी, महेंद्र ने लाल पेन खरीदा। छोटी लड़कों ने खो खो खेल खेला, बड़े लड़के ने पतंग उड़ाई। यहाँ पे देखा कारक का परिवर्तन हुआ। अब आगे देखते हैं विशेषण की रचना। विशेषण की रचना कैसे होती है? विशेषणों की रचना 6 आधारों पर की जाती है। सबसे पहले विशेषण की रचना संज्ञा से विशेषण की रचना, यानी संज्ञा से कैसे विशेषण बनते हैं। देखिए इतिहास से ऐतिहासिक, ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, इसको आप रीड करें। ठीक है, ये पूरा ये आप रीड करें कि कैसे होता है। वेतन से वैतनिक, अब ये संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है तो आप संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनाएंगे। मास है तो इसका विशेषण शब्द बनाना है तो मासिक हो जाएगा। वर्ष से वार्षिक हो जाएगा। ये आपको आता है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। ये ऐसी चीज़ें हैं, हिंदी ग्रामर एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा आएंगी। आप चाहे चॉइस होता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर करनी पड़ेगी, और हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तो हिंदी ग्रामर। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ग्रामर बहुत पसंद है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक, समय का सामयिक हो जाता है, साहित्य का साहित्यिक, संस्कृति का सांस्कृतिक। तो ये होता है आपका सिंपल संज्ञा से विशेषण की रचना। ओके, आगे देखिए सर्वनाम से विशेषण की रचना कैसे होती है। मैं मेरा, कौन कैसा, वह उसका, वे उनका, हम हमारा, तुम तुम्हारा, ये होती है सर्वनाम से विशेषण की रचना। आगे समझ में, ये भी आप इसको पढ़ेंगे और तभी आपको ये समझ में अच्छे से आएगा, और ये आपको जहन में, आपको दिमाग में अपने रखना भी होगा। फिर देखिए क्रिया से विशेषण की रचना। क्रिया से कैसे विशेषण की रचना होती है। दौड़ना से दौड़ाऊँ, तैरना से तैराऊँ, ये भी आपको पढ़ना होगा। फिर अव्यय से विशेषण की रचना, जो अव्यय शब्द होते हैं उनसे विशेषण की, ऐसे अव्यय शब्द जिन लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कहलाते हैं अव्यय। तो अव्यय से भी विशेषण की रचना होती है, इनको भी आपको पढ़ना होगा। आगे देखते हैं हम उपसर्ग से विशेषण की रचना। उपसर्ग से देखिए कैसे होती है विशेषणों की रचना। जैसे अव्यय शब्द है दूर पर, तो ये हो जाएगा दूर पर। निरोग, निरोग, निडर, निडर, ये हो जाती है उपसर्ग से। प्रत्यय से श्रीमती, श्री, दया, दयालु, ये होती है उपसर्ग और प्रत्यय से भी विशेषण की रचना। इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषणों की रचना हमें लिंग संज्ञा के आधार पर भी होती है, सर्वनाम के आधार पर भी, क्रिया से भी होती है, अव्यय से भी होती है, उपसर्ग और प्रत्यय से भी होती है। उपसर्ग और विशेषण से प्रत्यय की रचना। ठीक, अब देखिए सार संक्षेप में हम इसको समझ लेते हैं कि जो शब्द आपको समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। फिर उनकी रचना हमने देखा कि वो किन किन आधारों पर उनकी रचना की जा सकती है, कैसे विशेषणों की रचना होती है और विशेषण के रूप कैसे परिवर्तित होते हैं। तो देखिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या गुण दोषों की जानकारी देते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण की तुलना 3 आधारों पर होती हैं। विशेषण के रूप परिवर्तन 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। संस्कृत में तत्सम शब्दों के साथ तर प्रत्यय लगा करके विशेषण में परिवर्तित किया जा सकता है। विशेषण शब्दों का रूपांतर 3 प्रकार से किया जाता है और विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया आदि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के द्वारा की जा सकती है। तो इस तरीके से ये आपका समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होता है और इसको कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा तो आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसको आपको करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके।